स्टूडेंट्स देखिए, अगला है अपने आवर्त सारणी के गुणों के बारे में अध्ययन करना। इसके आवर्त सारणी के गुणों के बारे में अध्ययन करना। पहले अपने इनको व्यवस्थित भी कर लिया, इनमें कौन कौन से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक इनमें भी बांट दिया। इसके बाद उनके गुणों का अध्ययन करना कि इनमें कौन कौन से गुण होते हैं जो आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने भौतिक और रासायनिक गुणों में रखे उसके अकॉर्डिंग कैसे इसमें चेंजेस आते हैं, या फिर सारे के सारे तत्व वैसे गुण प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, तो उनकी जानकारी के लिए अपने इनके गुणों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो है इनकी परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या, अब देखो, अब अपन किसी तत्व की त्रिज्या के बारे में बात करें। बोला परमाणुीय त्रिज्या, तो परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है? परमाणुीय त्रिज्या होती है किसी भी तत्व के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। किसी भी तत्व के नाभिक व बाह्यतम कोश बोल सकते हो, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? संयोजकता कोश बोल सकते हो। उसके जो बाह्यतम कोश है, संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉन है, उसके और नाभिक के दोनों के मध्य की दूरी को क्या करते हैं? परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। जैसे कोई तत्व ये है तो इसका ये नाभिक है, नाभिक में ये क्या है? यहाँ पर आवेश है, इसमें ये क्या है? इनके कोश है, तो इसमें क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाला कौन सा हो गया? संयोजकता कोश हो गया, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और इसके मध्य की ये जो दूरी है, ये क्या कहलाती है? परमाणुीय त्रिज्या। क्या कहलाती है? परमाणुीय त्रिज्या। अब देखो, अब बोला परमाणु त्रिज्या को कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं? तो परमाणु त्रिज्या, जो परमाणु गैसीय अवस्था में सामान्य रहते हैं उनकी परमाणु त्रिज्या तो सामान्य ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन वे तत्व जो आपस में अणुओं से या आपस में दूसरे परमाणुओं से आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके आधार पर अपन एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि या न्यूट्रॉन प्रेक्षण विधि द्वारा अपन उनको ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर बात करें तो इसके आधार पर इन्होंने इस त्रिज्या को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया, जिससे अपने को आसानी हो जाए कि इनको कैसे ज्ञात करते हैं, इन तत्वों को कैसे और इनको कैसे। तो इनको 3 में वर्गीकृत किया, तो उनमें मेनली जो पहला है वो है, एक तरह से अपन इसको करें तो सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या। और तीसरी है वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या। ये 3 प्रकार की त्रिज्याओं में इसने सामान्यतः वर्गीकृत किया। और भी हो सकती है, आयनिक त्रिज्या उनकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपन जो परमाणु की बात करते हैं और परमाणु के अंदर बात करते हैं, तो सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या, फिर धात्विक त्रिज्या और फिर वान डेर वाल त्रिज्या की बात है। अब देखो सहसंयोजक त्रिज्या, तो सहसंयोजक त्रिज्या के लिए अपन बोलते हैं कि 2 समान परमाणु, तो क्या होना चाहिए? समान परमाणु, उन दोनों समान परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? सहसंयोजक। 2 समान परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या। जिसको अपन ऐसे निकाल सकते हो आप कि डी ए से ए तक है, तो ये आर ए प्लस आर बी आर ए अपॉन आर ए अपॉन 2। सॉरी, जो डी क्या होती है? इन दोनों की जोड़ होता है। क्या होता है? इन दोनों का जोड़ होता है। तो एक आर ए निकालना हो आपको, तो आप डी ए से ए अपॉन 2 कर दो, ये इसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी किसी भी एक परमाणु की, किसी भी एक परमाणु की। जैसे आप बात करते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। किसका लेते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, तो जो 2 Cl परमाणु आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़े हुए हैं। क्या आप इसको बना के कर सकते हो कि
या तो ये इसका नाभिक हो गया, ये इस क्लोरीन का नाभिक हो गया, इनके दोनों के मध्य की दूरी, ये Cl और ये Cl, इनके मध्य की दूरी, यानी ये इसकी त्रिज्या आ रही होगी, ये आ रही इसकी त्रिज्या होगी, इन दोनों का योग क्या हो गया Ba, और यदि एक निकालना हो तो Ba में अपन किसका भाग दे देते हैं, 2 का भाग देते। जैसे दो जो क्लोरीन अणु है इनके मध्य की जो दूरी है ना, वो होती है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। तो अब हमें यदि एक क्लोरीन की परमाणु की त्रिज्या निकालनी है तो Ra निकालना है, तो 198/2 इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर क्लोरीन की क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी क्लोरीन की त्रिज्या कितनी होती है 99 पिकोमीटर, यानी इसके अनुसार अपन क्या निकाल सकते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या। तो अब आप सीधा सा क्या बोल सकते हो, सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, जब दो समान परमाणु आपस में जुड़े हुए हो तो उनके मध्य की जो नाभिकों के मध्य की दूरी होती है उसमें 2 का भाग दे दो, वही उस परमाणु किसी एक परमाणु की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। अगली चीज है धात्विक त्रिज्या। क्या है, धात्विक त्रिज्या। अब धातुएं हमेशा किसमें होती है, जालक के रूप में रहती है, किसमें रहती है, जालक में रहती है। तो उस जालक के अंदर जो पास में स्थित दो धातुओं के मध्य की दूरी, किसी जालक में पास में स्थित दो धातुओं के आपस में मध्य की दूरी है, उसमें 2 का भाग दे दो, किसी एक धातु की वो त्रिज्या आ जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कॉपर धातु के यदि जालक है, कॉपर धातु के यदि जालक है तो उस कॉपर धातु के जालक में आपस में उनके मध्य की दूरी होती है 256 पिकोमीटर। कॉपर धातु की आपस में मध्य की दूरी कितनी होती है, 256 पिकोमीटर। तो एक कॉपर की यदि आपको त्रिज्या पूछे, कौन सी वाली त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, तो कितनी होगी 128 पिकोमीटर। ये क्या है, दो कॉपर धातु के मध्य की दूरी, दो कॉपर धातु के मध्य की दूरी। अब इसमें अपन ने 2 का भाग दिया, कितना आ गया 128 पिकोमीटर। 128 पिकोमीटर क्या हो गई, किसी एक कॉपर धातु की धात्विक त्रिज्या। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी है वान डेर वाल त्रिज्या। तीसरी क्या है, वान डेर वाल त्रिज्या। अब देखो वान डेर वाल त्रिज्या कब पाई जाती है, कब नहीं पाई जाती, उसका 2 तरीके से कर सकते हैं अपन इसके अंदर। एक तो ये कि वान डेर वाल त्रिज्या या वान डेर वाल बल, वान डेर वाल त्रिज्या या वान डेर वाल बल केवल उत्कृष्ट गैसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, उत्कृष्ट गैसों में क्या पाया जाता है, वान डेर वाल बल पाया जाता है। और वान डेर वाल बल पाया जाता है, इसके कारण उनके इस मध्य की दूरी को, उसकी इनकी त्रिज्या को भी क्या बोलते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो नोबल गैसें या उत्कृष्ट गैसें होती है वो आपस में परमाणु आपस में जुड़े हुए नहीं होते, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, अक्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो इसलिए उनके मध्य की दूरी को किसके द्वारा बंधित रहते हैं आपस में, वान डेर वाल बल के द्वारा, और उनकी उस त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वान डेर वाल त्रिज्या। या फिर आप दूसरे तरीके से बोलो, ये भी बोल सकते हैं कि दो अणु आपस में यदि किसी बल से बंधित हो, क्या, 2 अणु, परमाणु नहीं, क्या बोलना है, अणु आपस में यदि किसी बल से बंधित हो तो उस बल को भी क्या बोलते हैं, उस बल को भी क्या बोलते हैं, वान डेर वाल बल बोलते हैं। और जो साइड वाले उनके जो दोनों परमाणु है, जो साइड वाले जो दोनों परमाणु है, इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी का आधा उसकी क्या कहलाएगी, वान डेर वाल त्रिज्या। तो ये 3 प्रकार की त्रिज्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। यदि इनका आप यदि क्रम की बात करें कि सबसे ज्यादा लंबी दूरी कौन सी होती है, छोटी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी, तो आप कह सकते हो कि वान डेर वाल त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में धात्विक त्रिज्या और उसके बाद में सहसंयोजक। यानी एक तरीके से अपन त्रिज्या
निकालते कैसे, दो परमाणु होने चाहिए आपस में जो किसी बल से बंधित हो या आपस में मिले हो। तो उसके लिए बात करते हैं तो वंडरवाल करते हैं कि इनके मध्य दो सबसे ज्यादा दूरी होती है, तो फिर अपन दो को भाग देंगे। धात्विक की बात करें तो थोड़े से पास में होते हैं, और शैसिक की बात करते हैं तो और भी पास में होते हैं। इसके कारण इनका ये गठन ये होते हैं परमाणु त्रिज्या। अब अगला इसमें देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित कौन करेगा। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित कौन से कारक है जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करें। तो अगला इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित कारक किसको, परमाणु त्रिज्या को, किसमें, आवर्त सारणी के अंदर। अब आवर्त सारणी में प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं तो पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावित करने वाला पहला कारक बचा गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा कोषों की संख्या, दूसरा क्या है, कोषों की संख्या। पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा कोषों की संख्या। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। और चौथा है बंधुओं की संख्या, बंधुओं की। ये परमाणु त्रिज्या के प्रभावित करने वाले चार कारकों को अपन छोटा छोटा अध्ययन करेंगे, जिसका इसका क्या फर्क है पड़ता है। ठीक है, यदि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या में एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। परमाणु कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या के समानुपाती। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। बंधु की संख्या, यदि बंधु की संख्या बढ़ेगी, बंधु की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। बंधु की संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी तो पास में आएंगे और उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। या फिर आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु त्रिज्या। अब आप इनके आधार पर अपन समझते हैं कि कौन सा क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसकी बात करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो संयोजकता, किसी तत्व में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद नाभिक द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने से जो आवेश शेष बचता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। या फिर आप कर सकते हो कि संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उस आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों को सम्मिलित करने के लिए आगे जो काम करता है वो कौन करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो शेष आवेश बचता है क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिक में क्या बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा तो आकार में क्या होगी, कमी होगी। आकार में क्या होगी, कमी होगी। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। दूसरी चीज कोषों की संख्या,
तो ये कोषों की संख्या आपको पता है कि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जांपल लेके बताऊं तो यहाँ पर n ये ns की बात करते हैं तो 2s ले लो, 3s ले लो, 4s ले लो, 5s ले लो, 5s। इस s की और इसकी, इनमें से अपन क्या करते हैं परमाणु त्रिज्या देखते हैं तो 2s की सबसे कम, इसकी बढ़ती है, इसकी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि पहला कोष ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। यहाँ से पहले एक ही कोष था तो 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया और 5s हो गया। आया समझ? क्यों? क्या बढ़ रहे हैं? कोष बढ़ रहे हैं। कोष बढ़ रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रही है? बढ़ रही, छोटी बड़ी 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 बड़ी, क्योंकि कोष बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती। दो चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या था? प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा क्या था? कोषों की संख्या, तीसरा क्या है? परिरक्षण प्रभाव। अब देखो परिरक्षण प्रभाव के लिए थोड़ा सा देखना, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव केवल डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों पर भी लागू होता है, ऐसे पी पे लागू नहीं होता। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव से कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक को छोड़ के अंदर वाले कोष में जाता है, एक को छोड़ के अंदर वाले कोष में जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ता है और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो संयुक्ता कोष के इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य उतना आकर्षण नहीं कर पाता। इससे आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि आप बात करें तो माना ये बाह्यतम कोष है, अब डी में है तो आपको पता है कि डी में अपन ने बात करी थी पहले वाले टॉपिक में कि n-d ns2, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? n-1 डी में। किसमें जा रहा है? n-1 डी में। और इससे बाहर कौन है? ns2, यानी इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है, यानी त्रिज्या तो क्या कहलाएगी? यहाँ से ये वाली कहलाएगी हमेशा। त्रिज्या कहाँ आएगी? नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इस वाले में। नया इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इस वाले में। इस वाले में यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर था, ये दोनों, इनके मध्य कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मध्य आपस में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण जैसे जैसे नया इलेक्ट्रॉन आएगा प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आकार जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण कम होना चाहिए वो नहीं होता और आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव घटेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब परिरक्षण प्रभाव कब बढ़ेगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन डलते जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तभी बोलते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार कम होता है, फिर समान रहता है और फिर बाद में परिरक्षण प्रभाव बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या में। अगला है बंधु की संख्या। यदि बंधु की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। बंधु की संख्या बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। जैसे कोई दो परमाणु आपस में सिंगल बंध से जुड़े होंगे तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी। कोई दो परमाणु यदि आपको डबल बंध से या फिर ट्रिपल बंध से जुड़े हुए मिल जाए तो एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध, जैसे जैसे एक बंध, द्विबंध और त्रिबंध बंधु की संख्या बढ़ेगी परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी। भाई सिंगल आपको पता है कि सिंगल होगा तो इतनी दूरी से, डबल हो गया तो ये हो गया, ठीक है, ट्रिपल हो गया तो और इसके बाद में ये आ गया, तो दूरी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। यानी परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? कमी होती है। कब होती है? जब बंधु की संख्या में वृद्धि होती है। समझे? तो ये चार कारक याद रखना। प्रभावी नाभिकीय आवेश, कोषों की संख्या, परिरक्षण प्रभाव, बंधु की संख्या। प्रभावी नाभिकीय परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, कोषों की संख्या परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होती है, परिरक्षण प्रभाव परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होता है, बंधु की संख्या परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमणानुपाती। ये चार इसको प्रभावित करने वाले कारक। इसको परमाणु त्रिज्या, तो ये परमाणु त्रिज्या थी जिसके बारे में अपन ने देखा। अब अपना जो काम का है वो है कि आवर्त सारणी पर इस परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है? किस पर? आवर्त सारणी पर परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी पर यदि प्रभाव की बात करें तो अपन तो बोल सकते हैं कि अपने पास एक तो होता है आवर्त, क्या होता है? आवर्त। एक होता है वर्ग। तो आवर्त तो कौन सा होता है? बाएं से दाएं। और वर्ग कौन सा होता है? ऊपर से
नीचे। ये दो चीजें होती है भाई। परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे, आवर्त की बात करेंगे और वर्ग की बात करेंगे। आवर्त कहाँ होते हैं? बाएं से दाएं, और वह कहाँ होते हैं? ऊपर से नीचे। यानी ये जो है ये आवर्त है कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। जबकि वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 18 वर्ग और 7 आवर्त। तो आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं की बात करेंगे। वर्ग में ये वाले हैं, यानी 1 2 3 18 है, ऊपर से नीचे। किसे? ऊपर से नीचे। अब बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या। किसकी बात करते हैं? परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले आवर्त में बाएं से दाएं जाने का, आवर्त में बाएं से दाएं जाने का। अब देखो आवर्त में कहां से जा रहे हैं? आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती। कारण देना पड़ेगा ना। कारण वही है जो अपने पीछे प्रभावित करने वाले कारकों में पड़े दोनों। आवर्त की बात करेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर क्या बढ़ता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो आकार में क्या होगी? कमी। यानी जैसे जैसे इधर जाएगा आकार में कमी होती जाएगी। आपके लिए हम कह सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे बड़ा आकार इसका होगा लिथियम का सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसी तरह अपन वर्ग के लिए बोल सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। पूरा कारण बताओ किस कौन से कारक प्रभावित करेगा? तो कौन सा करेगा? ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी क्या बढ़ रहे हैं? कोष बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? कोष। और कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती। दोनों चीज क्लियर है। आवर्त में कौन सा नियम काम करेगा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। और वर्ग पर कौन करेगा? कोषों की संख्या। बस दोनों को रिपीट कर लो, काम कंप्लीट है। कैसे? प्रभावी नाभिकीय आवेश को देखो कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो परमाणु नाभिकीय आवेश घट रहा है, या परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या घट रही है। तो अब देख लो, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। कोषों की संख्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये दोनों अपना आपके को याद रखने हैं, या फिर आप उसका एग्जांपल लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ऊपर से नीचे जाने पर इसमें किस में आता है? 2s में, ये 3s में, ये 4s में, ये 5s में और ये 6s में। देखो मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है, कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। ये दोनों एग्जांपल हो गए। ये आवर्त का हो गया और ये वर्ग का हो गया। वर्ग वाला किस पर? कोषों की संख्या पर, और आवर्त वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश। दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। इसके आगे अपन आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि और विद्युत चालकता, ये 3 टॉपिक हैं जो हम अगली वाली क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे।